चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आपका है वर्ण एवं ध्वनि विचार से। ये टॉपिक आपका हर टीचिंग एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, तो इसके हर प्रश्न का आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला आपका प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थल कंठ तालु है? कंठ और तालु से कौन सा ऐसा वर्ण है जो बोला जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण आते हैं और इसमें ए और ए कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ए वर्ण आते हैं। किस में कंठ वर्ण है? निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? ये है आपका आंसर, इसका सही है बी। कंठ वर्ण कौन सा है? बी। क्योंकि अब अगर आप अ बोलेंगे तो आपको कंठ में जिस स्थान में कंपन होता है वहीं से उस वर्ण का उच्चारण स्थल होता है। तो आप जब अ बोलेंगे तो आपके कंठ में कंपन सा आपको महसूस होगा, तो इसलिए ये कहाँ से अ का उच्चारण स्थल है? तो ये है आपका कंठ। और कंठ वर्ण और कौन कौन से हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। ये है आपका सही उत्तर हो गया बी। इसके अलावा कंठ वर्ण कौन कौन से हैं होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका क, ख, ग, घ, ङ, अ और आ। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, अ और आ। इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या अपना नोट्स भी बना लीजिएगा अपने तरीके से, क्योंकि खुद से बने हुए नोट्स जितने समझ में आते हैं दूसरे के द्वारा बनवाए हुए उतने समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ही नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, ये ज़रूर ही आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ण का उच्चारण स्थल ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में। और आपका KVS NVS में हिंदी से तो 10 प्रश्न कम से कम आने ही वाले हैं, क्योंकि हिंदी विषय का चुनाव बहुत से बच्चों ने किया होगा, उनके लिए भी ये बहुत ही एक भाषा के रूप में उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, ग्रीवा ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि कोई कुछ नहीं होता है, कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है, दंतोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा ध्वनि में ट वर्ग के वर्ण आते हैं, कंठ ध्वनि में क वर्ग के वर्ण आते हैं एवं दंतोष्ठ में व आता है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं ये सभी, और ग्रीवा ध्वनि कुछ नहीं होती है। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थल क्या है? ये है आपका दंतोष्ठ। व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत और ओष्ठ से होता है। जब भी आप व का उच्चारण करेंगे तो आपका दंत और ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग इसमें होता है। दांत से, जीभ से और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। कौन से 3 प्रमुख पार्ट इसमें भाग लेते हैं? दांत, जीभ और ओठ, तो इसलिए इनको दंतोष्ठ कहते हैं। और इस वर्ग में शामिल वर्ण कौन सा है? वो है आपका व। फिर से आपका ये देखिए प्रश्न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ है और यही प्रश्न सेम है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ये आपका है व दंतोष्ठ ध्वनि है, यह तालव्य ध्वनि है, फ जो है आपका ओष्ठ ध्वनि है और र जो है आपका वो मूर्धन्य ध्वनि है। ये सभी आप ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। प, फ, ब, भ व्यंजन होते हैं, ये कहाँ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं? तो ये सभी हैं आपके
ओष्ठ्य, ओठ से बोले जाने वाले ये सभी व्यंजन हैं। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है। त थ द ध न दंत व्यंजन है। च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। और क ख ग घ अंग कौन से व्यंजन है? ये आपके कंठ व्यंजन है। ये सभी बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको आप एक बार 2 बार ज़रूर से ये वीडियो देखिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। ये बार बार देखने से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में पूछ रहा है कि अक्षर छ का वर्ण क्रम किस क्रम में आता है? तो ये आपका आता है क क्रम में। किस क्रम में आता है? क क्रम में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कि राज्यपाल हिंदी कोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात क, इसके बाद छ वर्ण आता है। क हाफ लिखा होता है, जब क और श के योग से आपका क और क प्लस श से क्या बनता है? छ बनता है। क्या बनता है? छ बनता है। तो क हाफ रहता है और श पूरा रहता है, तो इनके योग से ही संयुक्ताक्षर छ बनता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये किस जो है हिंदी के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात ख के बाद छ वर्ण आता है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओठ से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है? इसमें ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसमें है कौन सा आपका वर्ण आता है? सही उत्तर है डी, ऊ। ऊ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोला जाता है। जाने वाला वर्ण जो होता है वो ओष्ठ वर्ण कहलाता है। और ऊ के अलावा कौन कौन से वर्ण? ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ लोग कहते हैं। ऊ जो होता है वो ओष्ठ वर्ण होता है। प वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ वर्ण होते हैं। प फ ब भ म। अ और आ कंठ है वर्ण है। और कौन कौन से कंठ वर्ण हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कंठ वर्ण में और कौन कौन से आते हैं। और ई और ई कौन से वर्ण हैं? ये सभी तालव्य वर्ण है। तालु से बोले जाने वाले और कौन से वर्ण हैं? ये भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आप बार बार लिखेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहता है कि चीज़ें जो हैं दिमाग में याद हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ई च छ ज झ और य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये आपका होता है तालव्य से। किससे होता है? तालव्य से होता है। ये सभी तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ई च छ ज झ य और श तालव्य व्यंजन है। इनके उच्चारण में तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण किससे होता है? तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। आपका अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? मतलब कंठ और तालु के योग से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो ये है ए। कौन से वर्ण हैं आपके? ए और ए। ये किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु के योग से। ए कंठ तालव्य है। उ ओष्ठ वर्ण है। और आपका र और श कौन सा वर्ण है? ये आपका है मूर्धन्य वर्ण। और उ और आ कंठ और आ कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। और कौन कौन सी कंठ ध्वनियाँ होती हैं? क ख ग घ अंग। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो को एक बार 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़रूर ही याद हो जाएंगी। इसमें मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि के आपसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ए उच्चारण स्थान का नाम क्या है? नाम है ए का उच्चारण स्थान का नाम है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। फिर से देखिए, ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो ये है आपका ए कंठ तालव्य।
स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? फिर से यही प्रश्न रिपीट है। तो कंठ तालव, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कंठ और तालु के जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? कंठ तालव कहते हैं। और ये है ए और ए। य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है कि य का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये है आपका तालु से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ई च वर्ग और श का उच्चारण भी तालु तथा जीभ से ही होता है। जिह्वा की नोक ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है वत्स्य। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वत्स्य। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से मतलब दंत मूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स्य कहा जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है? आंसर ए है ग, आंसर बी है झ, आंसर सी है न और ऑप्शन डी है म। कौन सा इसमें से सही होगा आपका? इसमें आपका सही है बी। मतलब किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झ। ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आपका सही जवाब है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं ये हैं आपकी हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हिंदी में स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं। और व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आपका आता है अ ई उ री और दीर्घ स्वर में आता है आपका आ ई उ ए ओ औ। कितने आपका दीर्घ स्वर में आते हैं? तो आप अभी इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा आपका दीर्घ स्वर है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। इसका भी हम जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अग्र स्वर जिसमें आपका ई ए है, मध्य स्वर जिसमें आपका अ आता है और पश्च स्वर जिसमें आपका उ ओ और आ आता है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आप ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस वीडियो को 1-2 बार देख करके अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है।
उसे कहते हैं स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन के उच्चारण में ये सहायता करते हैं। इनके स्वर के बिना व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो अब मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको मुझे बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको ये बताना है कि इन चारों में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है? आ, ओ, ए या ए। तो आपका दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अभी आपने देखा इसे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है? इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ए और ओ। ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में घुमा करके अगर प्रश्न पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न आते हुए भी उनका सही जवाब गलत करके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपके लिए ही ये उपयोगी होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये सभी क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये सभी हैं आपके स्वर। क्या है? ये सभी स्वर हैं। वर्ण तालिका में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या होता है? ये सभी आपका होता है स्वर। उदाहरण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं आपके? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे सुनो। हालांकि प्लुप्त स्वरों का उपयोग आपका हिंदी में नहीं होता है बल्कि संस्कृत में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन अभी यहाँ प्रश्न आया है तो इसे आपको जानना ज़रूरी है। अभी आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है? ई, ए कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है आंसर नंबर बी। तो आ और ई, उ दीर्घ स्वर है, अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है और ए, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न मैं करा रही हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही उपयोगी हैं। आपका जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे सीटेट ही है, चाहे आपका NVS KVS है, सब में हिंदी विषय से ज़रूर ही प्रश्न आएगा। और आप अगर इससे भी तैयारी कर लेंगे तो भी आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप डिटेल में पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन नहीं देखा कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो फिर वही एग्ज़ाम के समय में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हमें समझ में नहीं आता है कि उत्तर हम कैसे करेक्ट करें। तो कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। निम्न में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न कई बार रिपीट किया है कई एग्ज़ामों में। तो रटने से अच्छा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें
और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस करने से ये होगा कि प्रश्नों का गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है? ई। अ ई उ दीर्घ स्वर है, अ ई उ री ह्रस्व स्वर है, ए ओ संयुक्त स्वर है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है ई, सी है ऑप्शन आपका ऊ और डी ऑप्शन आपका है ओ। तो आपका ये देखिए यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपका इसका सही जवाब क्या है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ओ। ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अ ई उ री ह्रस्व स्वर है, आ ई उ दीर्घ स्वर है और ए ओ कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर है। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? ये आपको मुझे बताना है। अर्धविवृत स्वर है ए। कौन सा स्वर है? ए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि अर्धविवृत स्वर कौन सा है आपका? ए। ए क्या है आपका? अर्धविवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध संवृत से भी कम उठती है वो अर्धविवृत कहलाती है। जैसे ए और औ। कौन कौन से ये आपके वर्ण हैं? ए और औ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये आपका है पश्च संवृत। कैसा स्वर है ये? पश्च संवृत स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण के लिए जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च संवृत है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। तो प्रश्न आपका था कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपका ऊ कैसा है? पश्च संवृत स्वर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? आपको मुझे बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है अयोगवाह है। अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है और संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क प्लस स के योग से क्या बनता है? छ बनता है। क्या बनता है? छ बनता है। त्र आपका बनता है त प्लस र के योग से। क्या बनता है? कौन सा सब वर्ण बनता है? त्र। फिर आपका है ग। ग किसके योग से बनता है? ज प्लस इ के योग से। ज और इ के योग से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। और आपका लास्ट है श्र। श्र किससे बनता है? श और र के योग से बनता है। श और र के योग से क्या बनता है? श्र बनता है। तो इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या था कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो ये सभी हैं अयोगवाह। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और श्र। कभी कभी आपका इनका योग भी पूछ लेता है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है वो किन शब्दों वर्णों के योग से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? वही आपका प्रश्न थोड़ा घुमा करके यहाँ पे पूछ लिया है
कि हिंदी वर्णमाला में ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो होता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो ये आपका है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अयोग वाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ अयोग वाह है, संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ और श्र। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये जो अयोग वाह होते हैं ये तो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग तो होता है लेकिन इनकी स्वर में गिनती नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ये हैं, तो आपको बताना है मुझे कि ये वृत्ताकार स्वर हैं, संवित स्वर हैं, अनुनासिक स्वर हैं या निरानुनासिक स्वर हैं। इसका सही जवाब है आपका निरानुनासिक स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आपका क्या था कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? निरानुनासिक कहते हैं, जैसे कि अ। अभी आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब इसका क्या है, आप मुझे बताइए। इसको कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन आपको पता है ना कि एक ही ध्वनि का द्वित्व व्यंजन मतलब द्वित्व, जैसे त, एक मिनट, क्या होता है? त ऐसा द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए? ऐसा दो बार द्वित्व हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार के, अनुनासिक के, ह्रस्व के या प्लुप्त के? तो इसका सही उत्तर है प्लुप्त। कौन सा? किसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपका प्लुप्त। प्लुप्त के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में सामान्यतः प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका अधिकतर प्रयोग किस में होता है? संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अभी आपका जो भी अगला प्रश्न है वो अभी व्यंजन से है। आपका मैंने अभी तक कवर करा दिया, स्वर करा दिया, स्वर और ध्वनियों से ये चैप्टर था। ध्वनियाँ, स्वर, वर्ण एवं वर्ण विचार से था, तो पहला उच्चारण स्थल था, फिर उसके बाद स्वर कराया। अभी व्यंजन से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब भी आप एक बार ज़रा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वैसे तो मैं प्रश्न में जितने भी आएंगे उनको करा देती हूँ जो भी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख, घ, ज और झ। तो इसमें से आपकी कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ज। इसका सही जवाब क्या है? ज। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि झ महाप्राण नहीं है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं आप इन्हें ज़रा देख लीजिएगा। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, घ, फ, ध, भ। कौन कौन से हैं होते हैं? मतलब इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं तथा समस्त ऊष्म वर्ण श, 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 ह। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत
प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। महाप्राण में आपने कौन कौन से देखे थे? द्वितीय और चतुर्थ। और अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 4 होते हैं। य, र, ल, व भी अल्प प्राण है। अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपका है ग। जब भी आपको नंबर याद रहेंगे कि कौन कौन से क्रम पे आता है। अल्प प्राण में कौन सा आता है? महाप्राण में कौन सा आता है? द्वितीय और चतुर्थ। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम। तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा व्यंजन क्या है। आप उसको आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि ऊष्म वर्ण में ऊष्म वर्ण श, 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 ह होते हैं जो महाप्राण में आते हैं, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं जो कि अल्प प्राण में आते हैं। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ये प्रश्न आपका हो चुका है। अभी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? म। कौन सा है आपका महाप्राण व्यंजन? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका, एक मिनट, आप ऑप्शन नंबर बी है ड, ऑप्शन नंबर सी है भ और ऑप्शन नंबर डी है म। तो आपका महाप्राण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भ। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भ। सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। आपका देखिए फिर से रिपीट प्रश्न है कि सभी महाप्राण वर्णों का समूह कौन सा है? ख, छ, ठ। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे महाप्राण है? तो आपने अभी देखा था कि सेकंड एंड फोर्थ, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण होते हैं। तो ये सभी कौन से हैं वर्ण? ख, छ, ठ कौन से वर्ण हैं? ये सभी अपने अपने जो भी वर्ग हैं उनके द्वितीय वर्ण ही तो हैं। क के बाद छ, च के बाद क के बाद ख, च के बाद छ और ट के बाद ठ आता है। तो ये सभी द्वितीय वर्ण ही हैं, इसलिए ये कौन से वर्ण है? महाप्राण वर्ण है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? द्वितीय और चतुर्थ। और अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम। आपके महाप्राण में ऊष्म जो आपके श, 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 ह वर्ण है वो भी आते हैं, और आपके जो य, र, ल, व है वो आपके अल्प प्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? फिर वही प्रश्न है, नए तरीके से आया है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण। प्रथम, तृतीय, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ज। स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है? तो ये है आपका ज। ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ज व्यंजन कैसा है? स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। च, छ, ज, झ, ये मतलब च वर्ग के जो भी वर्ण हैं वो सभी कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी के प्रश्न वही रहते हैं, बस घुमा करके नए नए तरीके से पूछता है, और एक आध नए प्रश्न पूछ देगा तो उसी पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग पेपर सॉल्व कर दिए, प्रश्नों को देखिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करने का यही एक अच्छा विकल्प होता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? आपका इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क, च, प, द।
क च प द स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्योंकि आपने अभी देखा कि ये व्यंजन जो भी उच्चारित होते हैं वो हमारे मुख के जो भी हम बोलते हैं उसके किसी न किसी भाग से ये बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अभी आपने देखा क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये सभी जो भी है व्यंजन वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मतलब क से लेके म तक के 25 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी यहाँ पे आपका स्पर्श संघर्षी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे टोटल वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है वो पूछ रहा है। तो ये आपका होता है 33। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त जो दो हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह आपने अभी देखा कौन कौन से हैं? अंग और अह। कौन कौन से हैं अयोगवाह? अंग और अह। बार बार चीज़ों को रिपीट करने से चीज़ें ध्यान में रहती हैं और ये हमारे दिमाग से फिर निकलती नहीं है। प्रश्न आता है तो आसानी से ईज़िली हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। और संयुक्ताक्षर भी आपने देखा, छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 संयुक्ताक्षर हैं। इनमें 11 मूल स्वर होते हैं। तो इनको मिला कर के पूरे वर्णों की जो संख्या होती, वर्ण तो टोटल आपके 52 हैं। इसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं, 2 क्षिप्त व्यंजन होते हैं और आपका 11 स्वर होता है। और 33 जो होते हैं वो आपके मूल व्यंजन होते हैं। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। 52 वर्ण टोटल हो जाते हैं। अगर व्यंजन खाली पूछेगा तो व्यंजन आपके होते हैं 33 और स्वर आपका खाली पूछेगा तो वो आपके होते हैं 11। अयोगवाह पूछेगा तो 4, संयुक्ताक्षर पूछेगा तो 2, संयुक्ताक्षर पूछेगा तो 4। अयोगवाह अंग और अ है, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। आपका अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है झ, ऑप्शन नंबर बी है ठ, ऑप्शन नंबर सी ह, ऑप्शन नंबर डी म। तो इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ह। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, श, स और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनको आप ध्यान में रखिएगा, इनकी संख्या होती है 4। अभी हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। ये है आपका र का विवरण है। र का विवरण क्या है? इसमें आपका प्रश्न कर रहा है कि र का विवरण है। र का विवरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर ए। र जो होता है वो वर्ण, वत्स्य, लुंठे, संघोष और अल्प प्राण व्यंजन होता है। ये थोड़ा प्रश्न कठिन है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि र का विवरण क्या है। इसका विवरण है वत्स्य, लुंठे, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन। र कैसा व्यंजन होता है ये आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है। ये आपका यूपी SSC विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर ए, य और व अर्ध स्वर होते हैं। य और व
ये भी आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा कि य और व क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर हैं। और ल जो है आप, फिर से इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो इसका सही जवाब है ल। य और व क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं। कभी कभी आपसे अर्ध स्वर का भी प्रश्न पूछता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि य और व जो होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं। ल क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, पार्श्विक व्यंजन होते हैं। और ये है आपका ल। झ जो है वो आपका तालव्य व्यंजन है। झ क्या है, वो आपका तालव्य व्यंजन है। तालव्य श घोष महाप्राण। झ क्या है, तालव्य है, श घोष है और महाप्राण है। श कैसा है, तालव्य है, अघोष है और महाप्राण है। श कैसा है, तालव्य है, अघोष है और महाप्राण है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका सही जवाब है आपका आंसर नंबर सी। इसका सही जवाब क्या है, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, श घोष वर्ण कौन सा है। श घोष वर्ण कौन सा है, तो स घोष वर्ण है आपका, श घोष वर्ण कौन सा है, श घोष वर्ण है आपका व, ऑप्शन नंबर सी। स घोष वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। स घोष वर्ण क्या होता है, ब जो है स घोष वर्ण है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें श घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श और स। सघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ध्यान दीजिएगा कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर। और य, र, ल, व, ह, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग अलग बना लीजिएगा, तभी आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है ज, ऑप्शन नंबर बी है क, ऑप्शन नंबर सी है च, ऑप्शन नंबर डी है ट। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, ये आप मुझे बताइए कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। घोष वर्ण कौन सा है, ज। श घोष, अभी आपने श घोष अघोष दोनों ही वर्णों को देखा, तो इसमें आपका प्रश्न कर रहा था कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज। आपका अगला प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी स है जो वो अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा। अभी इसमें घोष, सघोष और अघोष दोनों से ही प्रश्न आपके कई रिपीटेड फॉर्म में है, तो निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प। अघोष वर्ण कौन सा है, आपका ए है ऑप्शन इसका प। आपका अगला प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है आपका वर्णों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है व्यंजनों को, तो वो आपका है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या है, मीन्स 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। हम चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है
श, श, स, ह। तो उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? श, 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 ह। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? आपके हैं श, श, श और ह। उसमें व्यंजन कौन सा है? अभी आपका इसमें फिर से वही प्रश्न है कि उसमें व्यंजन कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है? आपने अभी अभी देखा कि कौन कौन से उसमें व्यंजन होते हैं। श, श, स और ह। तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा इन चारों में से ऑप्शन में है। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ह। तो उसमें व्यंजन कौन सा है? ह। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड तक के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छ से ड तक, ड के बीच में कौन सा अक्षर है? तो ये आपका सही ऑप्शन क्या है? य। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में य अक्षर आता है, य। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये आपका है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। उसमें व्यंजन कौन से थे? श, स और ह। 4 अंतस्थ, 4 उष्म। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोनों की मिलाकर के संख्या है 8। 4 अंतस्थ, 4 उष्म। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी तो ये आपके लिए आसान हो गया होगा। आप इसका जवाब दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, व। अभी फिर से सवाल है आपका कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और ये कौन सा है? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। क, च, ट स्पर्श व्यंजन है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और क, च, ट स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? वही जो मैं अभी आपको बता रही थी पीछे, वही प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछ लिया है कि अंतस्थ और उष्म वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। य, र, ल, व अंतस्थ, श, स, ह आपके उष्म व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपने ये पहले भी कर लिया है प्रश्न। इसका आता है आपका क के बाद। आपका अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो वही है छ। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको मैंने बता दिया है पहले कि कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें से तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और इनकी संख्या कितनी, मतलब कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये जो भी हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आप ये वीडियो 1 बार 2 बार देखेंगे
फिर आपको जो भी प्रश्न रहेगा वो बनाने में एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिए और अपना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो अच्छे से